हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पढ़ा था। आज मैं ट्रांसफार्मर की फुल डिटेल एक्सप्लेन करूंगा और इसको मैं सिर्फ दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड में आता ही आता है, या 3 नंबर में या 5 नंबर में, 1 नंबर के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस पे फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंट करेंगे और आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। और इसमें कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आज हम ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट की बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन, ये 2 टर्म हमने आपको पढ़ाई थी। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है और इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जब हम 2 कॉइल को एक दूसरे के पास रख देते हैं और एक कॉइल में वेरिएबल करंट पास करते हैं तो दूसरी कॉइल के अक्रॉस वेरिएबल करंट इंड्यूस हो जाती है। ये फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। तो जब हम 2 कॉइल को म्यूचुअली कपल्ड कर देते हैं, म्यूचुअली कपल्ड करने का तरीका क्या होता है, या तो एक के ऊपर एक कॉइल की कपलिंग कर दीजिए या बहुत पास में उनकी कपलिंग कर दीजिए। 2 कॉइल को बहुत पास में रख दीजिए और दूसरी कॉइल को इस तरीके से रखिए कि पहली कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को लाई कर रही हो। तब भी आप प्राइमरी कॉइल में वेरिएबल करंट पास करेंगे तो सेकेंडरी में अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये फिनोमेना था म्यूचुअल इंडक्शन। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल की। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं ट्रांसफार्मर का जो रियल कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग 2 तरीके की बनाई जाती है। एक तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये शेप में होती है और ये सॉफ्ट आयरन कोर पर दोनों कॉइल बाइंड कर दी जाती हैं। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पर दोनों बाइंड करी हुई हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन ये होता है कि प्राइमरी कॉइल अलग बाइंड की हुई है और सेकेंडरी कॉइल अलग बाइंड की हुई है, लेकिन प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेकेंडरी कॉइल से होकर गुजर रहा होगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी। तो ये 2 तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा इमेजिनेशन दिमाग में चलता रहता है कि पता नहीं कैसा होगा। तो आज मैं आपके सामने ये रियल ट्रांसफार्मर लेकर आया हूँ। ये 12-0-12 ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ। स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है। दिस इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिएगा, इसमें इसको अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर ये हो गया, और बीच में जो कि ये वाली कोर आपको दिखाई नहीं दे रही है जिसमें बाइंडिंग की हुई है, ये बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर होगा, उसके ऊपर ये वाइंडिंग करी हुई है कॉपर की। दिस इज अ वाइंडिंग, ये कॉपर की वाइंडिंग की हुई है। तो ये शेप ये हो गया और बीच में हो गई बाइंडिंग। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है वो इस फिगर को बिलोंग करता है, यानी इस फिगर को ये वाला ट्रांसफार्मर बिलोंग करता है। अब अलग अलग भी हो सकती हैं, यहाँ बाइंडिंग कर दी, यहाँ बाइंडिंग करती। उसमें क्या होता है, जब हम अलग अलग बाइंडिंग करते हैं तो फ्लक्स लीकेज बहुत होता है। फ्लक्स लीकेज का क्या मतलब होता है, फ्लक्स लीकेज पहले समझते हैं। तो ये समझ में आ गया। ये अभी मैं इसको दोबारा फिर एक्सप्लेन करूँगा। ये ट्रांसफार्मर की कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है। ये हर एक स्ट्रिप अपने आप में अलग है, हर एक स्ट्रिप आप देख रहे हैं अपने आप में अलग है और लैमिनेशन किया हुआ हर एक स्ट्रिप पर। ये सारी स्ट्रिप अलग अलग हैं। ये अलग अलग स्ट्रिप क्यों लेते हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बात हो गई ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की। तो अब ज़रा थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं
कि यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लीकेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे सपोज, इसको ज़रा ध्यान से समझना है, फ्लक्स लीकेज क्या होता है। अगर फ्लक्स लीकेज आपको समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्लक्स लीकेज क्या होता है, जैसे दो कॉइल हैं, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है। ये वाली जो कॉइल है उसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया करंट के ज़रिए, तो ये वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। एक सेकेंडरी कॉइल है। अब इसमें सभी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होंगी, ये दो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हैं, बाकी ये और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से होकर पास नहीं हो रही है। और ये जो प्रॉब्लम है उसको हम बोल देते हैं फ्लक्स लीकेज। जब एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल को बाईपास कर जाए उसको हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। इस वाली स्थिति में ये फ्लक्स लीकेज की संभावना बहुत कम हो जाती है। फ्लक्स लीकेज नहीं होता। जब एक कोर को दूसरी कोर के ऊपर बाइंड कर देते हैं तो फ्लक्स लीकेज जो होता है वो खत्म हो जाता है, फ्लक्स लीकेज नहीं होता। अब अगर इसमें आप वेरिएबल करंट पास करेंगे तो इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और परफेक्टली सेकेंडरी कॉइल इसके ऊपर वाइंड की हुई है, तो ये 100% 99% लगभग इसके मैग्नेटिक फील्ड को बिलोंग करेगी। तो यहाँ फ्लक्स लीकेज की पॉसिबिलिटी नहीं होती, यहाँ फ्लक्स लीकेज की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं रहता, ये बहुत इफ़िशिएंट रहता। इसीलिए ये हमने यहाँ पर सेंटर कोर जो है ट्रांसफार्मर यूज़ किया। इसमें सेंटर कोर है, उस सेंटर कोर पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को बाइंड किया गया है और इनके टर्मिनल्स निकले हुए रहते हैं। वो टर्मिनल्स दो प्राइमरी के दो सेकेंडरी के, वो टर्मिनल्स इसमें जो थे वो टूट गए हैं, अंदर होंगे वो टर्मिनल। तो इसमें 4 टर्मिनल होंगे, 2 प्राइमरी के और 2 सेकेंडरी के। तो ये तो बात होगी इसके कंस्ट्रक्शन की। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि सर इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के अक्रॉस जो ईएमएफ का रिलेशन है वो कैसे आया, जो हमने कल डायरेक्ट यूज़ किया था। देखिए स्टूडेंट, ये जो कोर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पर बाइंड है। लेकिन प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं, अलग अलग हैं। कंस्ट्रक्शन डिटेल की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये पूछा गया है, स्टूडेंट ने ये पूछा मुझसे कि सर ES = NS, ये जो रिलेशन है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS, ये कहाँ से आया। तो देखिए फार्मूला होता है phi = NBA, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। दोनों कॉइल में, दोनों ही कॉइल में B और A क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। तो यहाँ पर जो phi s होगा, तो phi s यानी सेकेंडरी के अक्रॉस जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू BA होगी और प्राइमरी के अक्रॉस जो होगा उसकी वैल्यू NPBA होगी। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा। तो जब हम इसका EMF की बात करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब हम EMF कांस्टेंट मतलब वैल्यू तो चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ किस पर, वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर, और मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करेगा। तो ES की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली जो ES की वैल्यू होगी उसको आप ऐसे लिख सकते हैं -NS d∅/dt, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और EP की वैल्यू आप लिख सकते हैं -NP d∅/dt। दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस हिसाब से ES और EP की जो वैल्यू है वो NS/NP के बराबर हो जाएगी। और कल मैंने ये बात एक्सप्लेन करी थी कि ES NS/NP इंटू EP आ जाएगा। अब मैंने कल बताया था अगर
NS अपॉन NP की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, देन ट्रांसफार्मर विल बी स्टेप अप। तो कैसा होगा? स्टेप अप। तो यहाँ पर ये स्टेप अप होगा, और अगर NS अपॉन NP की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात होगी स्टेप अप और स्टेप डाउन की। अब एक चीज़ और आती है कि वाई वी यूज़ दिस लैमिनेटेड कोर। हमने ये अलग अलग क्यों बनाया लैमिनेटेड कोर, ये अलग अलग हमने क्यों बनाए हुए हैं, इसका क्या कारण है? ये पूरा एक मेटल डाई से कट करके ऐसे करके बना लेते, इसको अलग अलग करने की ज़रूरत थी नहीं। इसको लैमिनेशन करने के बाद केमिकल से चिपकाया जा रहा है, ये सब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसकी ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में, वाई वी यूज़ अ लैमिनेटेड कोर इन द ट्रांसफार्मर। तो आंसर अब जरा ध्यान से सुनिए। ये लैमिनेटेड कोर ये आपको दिख रही है, जिसका डायग्राम मैंने ये बनाया हुआ है, ये मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये लैमिनेशन कोर जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने क्यों यूज़ करी हैं, तो लैमिनेशन करने से हर एक स्ट्रिप अपने आप से अलग होती है। क्योंकि ये सारा खेल वेरिएबल करंट का है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का है, तो इसमें स्ट्रिप में एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती हैं, और स्ट्रिप की थिकनेस बहुत फाइन होती है। बहुत फाइन थिकनेस होने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एडी करंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो जो हर एक स्ट्रिप को अलग करने का कंसेप्ट हमने यहाँ पर डेवलप किया है, वो हर एक स्ट्रिप में एडी करंट अलग अलग होगी और बहुत कम होगी। तो व्हाट इज द आंसर? वी यूज द लैमिनेटेड कोर इन द ट्रांसफार्मर टू मिनिमाइज द एडी करंट। दिस इज द आंसर। 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर है। एडी करंट को अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। ये कैसे इससे रिड्यूस हो जाती है? तो जब ये हर एक स्ट्रिप अपने आप में अलग अलग होती है तो इसकी थिकनेस जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। थिकनेस कम हो जाने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और एडी करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, हम लैमिनेटेड कोर यूज करते। तो ये बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसके, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी हो गया। अब बात करते हैं करंट के रिलेशन को स्टैब्लिश कैसे करते हैं, वो भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। करंट के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक अजम्पशन लेकर चलते हैं, और वो अजम्पशन क्या होता है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है। ट्रांसफार्मर आइडियल है तभी करंट के रिलेशन को आप जो है ड्राइव कर पाएंगे। तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपने कल सीख लिया। और करंट का हमने जो रिलेशन बनाया था, IS अपॉन IP इज इक्वल्स टू कितना था? NP ओवर NS, ये था, ये हमने कल पढ़ा था। तो करंट के रिलेशन की बात हो गई। तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट द हाई वोल्टेज इनटू लो एंड लो वोल्टेज इनटू हाई। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। ये प्योर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या है, ये कितने तरीके के होते हैं, वो हमने डिस्कशन कर लिया। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका क्या है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस की वजह क्या होती है। लॉस का मतलब परफेक्ट डिवाइस तो है नहीं, इसकी इफिशियंसी 1 होती नहीं है। चलो थोड़ा सा पहले इफिशियंसी की भी बात कर लेते हैं। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट में निकल के आ जाएगी, इतना परसेंट इफिशियंट है ये। तो यहाँ पर ये इफिशियंसी की बात हो गई। सेकेंडरी के क्रॉस ES और IP, और प्राइमरी IS, और प्राइमरी के क्रॉस EP और IP। यहाँ से आप इसका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो ये इफिशियंसी की बात हो गई। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंट नहीं होता है। अब 100% इफिशियंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? 100% इफिशियंट नहीं है तो इसके लिए लॉसेस हैं जिम्मेदार। लॉसेस की वजह से ये इफिशियंट नहीं है। तो लॉसेस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले फ्लक्स लॉसेस। फ्लक्स लॉसेस का मतलब ये हो गया
कि अगर किसी ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज हो रहा होगा तो समझ लीजिए वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो फ्लक्स लीकेज को अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छे से कपलिंग करते हैं और सही कपलिंग करने का तरीका ये है। दूसरा है कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस क्या होता है? एज वी नो कि इसका जितना भी जो कॉइल बना हुआ है वो किसकी वजह से बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है। कॉपर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से भी लॉस हो जाते हैं। तो वो रेजिस्टेंस कैसे लॉस करता है वो आप जानते हैं। रेजिस्टेंस में करंट पास होगी तो हीटिंग इफेक्ट डेवलप करेगा। तो ये फ्लक्स लॉसेज हो गए, कॉपर लॉसेज हो गए। अब बात कर लेते हैं एडी करंट लॉसेज। एडी करंट की वजह से ट्रांसफार्मर जो है गर्म पड़ने लग जाता है, इसकी कोर जो है गर्म पड़ने लग जाती है और एडी करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकती है। जब रोकेंगी तो लॉस ज़रूर होगा। तो एडी करंट लॉसेज होते हैं, इनको मिनिमाइज करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं। 3 लॉसेज हो गए। हमिंग लॉसेज, हमिंग का मतलब ट्रांसफार्मर में एक तरीके के वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से साउंड डेवलप हो जाते हैं, जैसे हमिंग बर्ड, ऐसे ही यहाँ पर हमिंग लॉसेज होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? वाइब्रेशन क्रिएट करता है और 1 सेकंड में 50 वाइब्रेशन बनाता है, जिसकी वजह से वाइब्रेट होता है। ये ट्रांसफार्मर वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इसको तो आप जो है, इसका तो यही एक इलाज है, इसको बहुत अच्छे से टाइट करके डिवाइस में फिट करें। इसमें ये स्क्रू के लिए ऑप्शन होता है, इसको टाइट कर दें तो ये हमिंग कम करेगा। लेकिन इसको आप बिल्कुल परफेक्टली जो है अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई किसकी? हमिंग लॉसेस की। तो इतने लॉसेस होते हैं, इन लॉसेस को आप कुछ ना कुछ करके थोड़े बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये लॉसेस होगा, लॉसेस भी पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आया, लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, उसमें ट्रांसफार्मर का क्या रोल है? और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो डीसी क्यों यूज नहीं करते, एसी क्यों यूज किया जाता है? तो अगर हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस में तो जरा इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। ये मैं यहां पर एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा कि अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट कम होगी और करंट कम होगी तो वोल्टेज ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस में ये पावर स्टेशन है, ये पावर स्टेशन है। यहां पर कुछ न कुछ एनर्जी डेवलप की जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इससे आगे ट्रांसपोर्ट कर दी गई। जब ये ट्रांसपोर्ट करी जाएगी तो हाई वोल्टेज रखा जाएगा, 11,000, 21,000 ऐसे करके रखा जाता है। तो 11,000 वोल्टेज डेवलप किया गया, जबकि करंट कैसा होगा? लो करंट होगा। अब ये यहां पर एक सब स्टेशन होता है शहर में, जैसा कि आप जानते हैं, और उसके बाद यहां से डोमेस्टिक सर्किट में भेज दिया जाता है। अब देखिए यहां पर तो लगता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, फिर यहां पर स्टेप डाउन होता है, तो यहां स्टेप डाउन होगा। फिर यहां पर सब स्टेशन के बाद हर एक सोसाइटी में एक ट्रांसफार्मर होता है जो भी स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अब यहां पर क्या हुआ? सब स्टेशन से क्या हुआ कि कुछ हाई वोल्टेज करके भेज दिए गए और जहां पर सोसाइटी है वहां पर क्या हुआ? इसकी तुलना में ये भी स्टेप डाउन होगा, कुछ स्टेप डाउन यहां होगा, कुछ स्टेप डाउन यहां होगा। अब क्या होगा? यहां पर जब सोसाइटी में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो फिर से इसको क्या करेगा? 220 वोल्ट निकाल देगा। अब अगर ये ट्रांसफार्मर यहाँ लगाए हैं तो ये एसी में ही काम करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन वेरिएबल करंट में ही डेवलप होता है। डीसी में ना तो करंट चेंज होगा, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ना फ्लक्स चेंज होगा, ना ही कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम एसी को यूज करते हैं बजाय डीसी, क्योंकि डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। तो ये बात थी हमारी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ये आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा। ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
और दूसरी चीज़, डियर स्टूडेंट, टीचर हमारे जितने भी हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये 15-20 मिनट का जो भी वीडियो मैंने यहाँ पर शूट किया, लेकिन इसकी तैयारी में पूरा 1-1.5 घंटा लग गया। तो टीचर आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बेस्ट नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी उसको टाइम से वीडियो कंप्लीट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक है तो एक बार जहाँ पर मैं गूगल क्लासरूम ऐप पर ये वीडियो लोड करूँगा तो कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है आपकी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।